बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम लोगों ने कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल लास्ट लेक्चर में सीखा था कि किस तरीके से हम लोग अपनी इनकम पे टैक्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि अगर हम टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसके बाद हम उस टैक्स पे किस तरीके से कंसेशंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। इनकम टैक्स में टोटल 3 तरह की कंसेशंस सैलरी पर्सन को मिलती हैं, तो आज हम वो तीनों कंसेशंस वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेकिन कंसेशंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू बता दूं लास्ट लेक्चर का, ताकि हमें आगे कंटिन्यू करने में आसानी हो। आपको याद होगा हम लोगों ने इनकम सपोज की थी, इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 12, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेक्शन 15, इनकम फ्रॉम फॉरेन बिजनेस सेक्शन 18, कैपिटल गेन सेक्शन 37 और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन 39। इनको ऐड करके हमारे पास इनकम आई 13 लाख। इस पे हमने शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एओपी ऐड किया कि अगर हम किसी पार्टनरशिप वगैरह किसी फर्म के मेंबर और वहां से हमें 1 साल के बाद जो प्रॉफिट मिला हम उसे ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास टैक्सेबल इनकम इंक्लूडिंग एओपी आ गई थी 13,50,000। इसके बाद हमने टेबल को देख के टैक्स कैलकुलेट करना सीखा और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि अगर क्वेश्चन में एओपी दिया हो तो 3 चेंजेस आती हैं। नंबर 1, एओपी को ऐड करते हैं, हमने ऐड किया था। उसके बाद फार्मूला लगाते हैं और हमने ये फार्मूला लगाना भी सीखा था। तीसरा चेंज आज हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमने डिस्कस किया कि प्रॉपर्टी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में आता है और उस पर अलग से टैक्स लगता है, तो हमने अलग से प्रॉपर्टी पे टैक्स कैलकुलेट करके इसको टोटल टैक्स पे ऐड कर दिया था। इसके अलावा कैपिटल गेन के भी कुछ पॉइंट सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में आते हैं, अगर वो गिवन होंगे तो उन पे भी इसी तरीके से आप टैक्स रेट अप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे। ओके जी, अब बात करते हैं कंसेशंस की। टोटल 3 तरह की कंसेशंस हमें सैलरीड पर्सन को अवेलेबल है इनकम टैक्स में। तो पहली कंसेशन है टैक्स कंसेशन इन केस ऑफ टीचर एंड रिसर्चर एट द रेट ऑफ 25% ऑफ टैक्स ऑन सैलरी। अगर कोई शख्स टीचर है या रिसर्चर है तो उसे टैक्स में 25% कंसेशन मिलेगी। टोटल टैक्स में कंसेशन नहीं होगी, क्योंकि वो एज अ टीचर या रिसर्चर सैलरी ले रहा है, तो उसके सैलरी के टैक्स पे कंसेशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे आपको 3 काम करने पड़ेंगे। ये फर्स्ट कंसेशन हम कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। यहाँ पे एक बात बताता चलूं कि जो लोग टैक्स ईयर 2019 पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस वक्त कुछ स्टूडेंट्स जो एनुअल सिस्टम में हैं बीकॉम वगैरह के, वो टैक्स ईयर 2019 पढ़ रहे हैं और जो सेमेस्टर सिस्टम के स्टूडेंट्स हैं वो टैक्स ईयर 2020 पढ़ रहे हैं। इसलिए यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि जो लोग टैक्स ईयर 2019 पढ़ रहे हैं बीकॉम के स्टूडेंट स्पेशली, उनके लिए ये कंसेशन का रेट 40% है कि वो 40% कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन का सारा तरीका वही है जो मैं यहाँ आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, बस आपने 25% के बजाय 40% अप्लाई करना है। और जो लोग सेमेस्टर वगैरह में पढ़ रहे हैं टैक्स ईयर 2020 को, वो 25% कंसेशन कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि टैक्स ईयर 2020 के लिए ये रेट 40% से कम करके 25% कर दिया गया। बहरहाल 2019 जिनका टैक्स ईयर सिलेबस का हिस्सा वो 40% लगाएंगे और जिनका सिलेबस का हिस्सा 2020 में आता है वो लोग 25% लगाएंगे। ओके, तो अगर आपको क्वेश्चन में बताया हो ये बंदा टीचर या रिसर्चर है, तो आपने उसके सैलरी के टैक्स पे 25% कंसेशन देनी है। और आपको पता है कि हमने तो अभी सैलरी का टैक्स निकाल लेनी, हमें तो सिर्फ सैलरी गिवन थी। तो यहाँ पे आपको 3 तरह के काम करने पड़ेंगे। 3 काम करेंगे तो ये कंसेशन कैलकुलेट हो जाएगी। नंबर 1, आप सैलरी इनकम कैलकुलेट करोगे। नंबर 2, आप सैलरी का टैक्स कैलकुलेट करोगे। और नंबर 3, फिर आप उसके ऊपर 25% कंसेशन दे दोगे। तो देखते हैं जी ये किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमने सपोज किया कि हमारे पास जो सैलरी इनकम है वो हमने क्वेश्चन के स्टार्ट में सपोज कर लिया था कि वो हमारे पास 10 लाख है। अब इस 10 लाख को उसी तरीके से हम लोग टेबल में देखेंगे। तो जब हम टेबल में देखेंगे तो टेबल में फर्स्ट है अप टू 6 लाख नो टैक्स, और सेकंड है 6 लाख 1 से लेके 12 लाख तक। यहाँ पे लिखा हुआ है जी 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख, जो रकम 6 लाख से ज्यादा है उसका 5% ले लें। तो इसको माइनस करके देखेंगे कि हमारी रकम कितनी ज्यादा है। तो 10 लाख में से 6 लाख को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 4 लाख आ जाएगा।
इस 4 लाख का 5% लेंगे एज पर टेबल, तो हमारे पास सैलरी का टैक्स आ जाएगा 20,000। अब 2 काम हमने कर लिए, हमारे पास सैलरी इनकम आ गई नंबर 1, उसके बाद हमने उस सैलरी इनकम पे टैक्स की कैलकुलेशन की नंबर 2, तीसरे हिस्से में जाके हम उस टैक्स पे 25% कंसेशन अप्लाई कर देंगे। 20,000 टैक्स है, इस पे 25% कंसेशन लेंगे, तो ये आपके पास कंसेशन आ जाएगी 5,000, और ये आपके टोटल टैक्स में से जो हमने लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट किया था, टोटल इनकम पे और प्रॉपर्टी के टैक्स को ऐड किया था, तो हमारे पास टोटल टैक्स आया था 48,333। ये इसमें से आपने माइनस कर देनी है। रिपीट कर देता हूं इस पॉइंट को, जब आपको क्वेश्चन में गिवन हो कि बंदा टीचर या रिसर्चर है, तो आपने सैलरी के टैक्स पे 25% कंसेशन देनी है। बीकॉम वाले 40% करेंगे इसको, सिर्फ यहां पे आगे चेंज होगा, जहां पे 25% हमने अप्लाई किया है आप लोग 40% कर देंगे। तो पहले इसे में हम लोग इनकम निकाल लेंगे। हमने देखिएगा ये इनकम निकाली हम लोगों ने, उसके बाद फिर हमने इस इनकम को टेबल में देख के इस पे हमने टैक्स कैलकुलेट किया टेबल के मुताबिक। ये हम सेकंड में फॉल कर रहे थे, 5% टैक्स बनता था, और इसकी अमाउंट आई 20,000, और फिर इस 20,000 पे हमने कंसेशन कैलकुलेट की 25% एज पर लॉ, तो ये 5,000 बना। इसको हमने टोटल टैक्स में से माइनस किया, तो हमारे पास रिमेनिंग टैक्स आ गया 43,333। ओके, तो इस तरीके से हम लोग फर्स्ट कंसेशन को कैलकुलेट करेंगे। नाउ सेकंड कंसेशन, यहां पे मैंने अमाउंट बहुत ब्रॉड फॉरवर्ड कर ली, ऐसा जरूरी नहीं कि आप इसको ब्रॉड फॉरवर्ड करें, लेकिन आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको कैलकुलेशन को समझने में आसानी हो, मैंने जो लास्ट आंसर है उसको नेक्स्ट पेज पे ब्रॉड फॉरवर्ड कर लिया। ओके जी, सेकंड कंसेशन है टैक्स कंसेशन या टैक्स क्रेडिट इन केस ऑफ फॉरेन सोर्स इनकम। अगर आपके पास किसी किस्म की कोई फॉरेन सोर्स इनकम है, और आपको पता होगा कि अभी हमने क्वेश्चन के स्टार्ट में इनकम फ्रॉम फॉरेन बिजनेस सपोज की थी 2 लाख, वो इसलिए की थी ताकि मैं आपको यहाँ पे कंसेशन कैलकुलेट करना सिखा सकूं। तो अगर आपको क्वेश्चन में फॉरेन इनकम दी हुई है कि आप लोग की फॉरेन सोर्स इनकम आपकी अपनी इनकम है जो आपने अर्न की है, तो फिर आपको टैक्स में कंसेशन मिलेगी। कंसेशन इसलिए मिलेगी कि आप डबल टैक्स पे कर रहे हो। एक, जिस कंट्री में आपने इनकम अर्न की, आपने उस कंट्री के लॉ के मुताबिक टैक्स पे किया, और दूसरा आप वो इनकम पाकिस्तान में लेके आए और आपने यहाँ भी उस पर टैक्स पे किया, तो इनकम एक और टैक्स 2 बन रहे हैं। इस वजह से आपको टैक्स में कंसेशन मिलेगी। कंसेशन मिलने का तरीका क्या देखिएगा, सबसे पहले आपने फॉरेन इनकम टैक्स जितना भी आपने फॉरेन कंट्री में पे किया है वो यहाँ पे लिख लें। लेट्स सपोज आपने 2 लाख इनकम अर्न की थी, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपने उस 2 लाख पे 2,000 टैक्स पे किया। ओके, ये लिखने के बाद फिर आप एक फॉर्मूला लगाएंगे, टैक्स पेएबल डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम इनटू फॉरेन इनकम। टैक्स पेएबल हमारे पास मौजूद है आपके सामने 43,333, डिवाइड करेंगे इसको टैक्सेबल इनकम से, और टैक्सेबल इनकम है हमारे पास 16 लाख, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे फॉरेन इनकम से, और फॉरेन इनकम हमारे पास 2 लाख है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5,417। ओके, 2 आंसर आ गए हमारे पास, एक अमाउंट हमें गिवन है और दूसरे पे हमने खुद से फॉर्मूला लगा के अमाउंट कैलकुलेट की। अब विच एवर ऑफ 1 और 2 इज लेस, इन दोनों में जो लेस अमाउंट है, और लेस अमाउंट कौन सी है, पहली वाली जो हमने टैक्स पे किया था 2,000, इन दोनों को कंपैरिजन में लेके आएंगे, कंपैरिजन करेंगे, जो लेस अमाउंट होगी वो आपकी कंसेशन होगी। तो हमारे एग्जांपल में लेस अमाउंट 2,000 है, तो हम 2,000 को माइनस कर देंगे टोटल टैक्स में से, जो कि 43,333 है, इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग टैक्स आ जाएगा 41,333। यहाँ पे मे भी आपके बारे में कंफ्यूजन हो कि हमारे पास इनकम जो हमने कैलकुलेट की थी फर्स्ट स्लाइड के अंदर वो 13,50,000 थी, एओपी इंक्लूड करके, और एओपी एक्सक्लूड करके हमारे पास वो 13 लाख थी। लेकिन मैंने यहाँ पे टैक्सेबल इनकम को जो डिवाइड किया वो 16 लाख से किया। तो समझ लीजिएगा कि यहाँ टैक्सेबल इनकम से मुराद है 13 लाख प्लस 3 लाख इज इक्वल टू 16 लाख। 13 लाख आपकी ये वो टोटल इनकम है जो हमने स्टार्ट में कैलकुलेट की थी, और उसमें फिर हमने प्रॉपर्टी इनकम को ऐड कर लेना। आप आसान लफ्जों में ऐसे समझ लें कि टैक्सेबल इनकम से मुराद ये है हर वो इनकम जिस पे हमने टैक्स लगाया है उसे यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमारे पास टैक्सेबल इनकम आएगी एओपी की इनकम के अलावा। अब एओपी की इनकम के अलावा हमारे पास जो टैक्सेबल इनकम थी जिसपे हमने टैक्स लगाया वो 13 लाख थी, और उसके अलावा 3 लाख प्रॉपर्टी इनकम भी थी जिसपे हमने टैक्स लगाया।
तो टोटल हमने 16 लाख पे टैक्स लगाया है, इस वजह से हम लोग डिवाइड भी 16 लाख से करेंगे। रिपीट करता हूं इस पॉइंट को, टैक्सेबल इनकम से मुराद है जिस इनकम पे आपने टैक्स लगाया है उसको आपने ऐड कर देना है एओपी की इनकम के अलावा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैपिटल गेन भी मैंने आपको बताया था सेपरेट ब्लॉक में आता है, अगर आपने कैपिटल गेन पे भी अलग से भी टैक्स लगाया होता तो कैपिटल गेन की इनकम भी इसमें ऐड होती और फिर आपके पास टैक्सेबल इनकम का आंसर आता। तो टैक्सेबल इनकम क्या है, जिस इनकम पे आपने टैक्स लगाया है उन तमाम इनकम को ऐड कर देना है एओपी के अलावा। रिपीट कर दो इस कंसेशन को। ये कंसेशन कब कैलकुलेट करेंगे, जब क्वेश्चन में आपको फॉरेन इनकम दी हो, और याद रखिएगा जब भी फॉरेन इनकम दी होगी आपको फॉरेन टैक्स भी दिया होगा। आप उस फॉरेन टैक्स को यहाँ पे इनर कॉलम में लिख लें, उसके बाद फार्मूला अप्लाई करें, टैक्स पेएबल डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम इनटू फॉरेन इनकम, आंसर आ जाएगा आपके पास। अब आपके पास दो अमाउंट्स हैं, एक आपको गिवन होगी जो आपने एक्चुअली टैक्स पे किया फॉरेन कंट्री में, यहाँ पे मैं सपोज कर रहा हूँ इसको कि ये 2000 है, फार्मूले का आंसर आप कैलकुलेट करेंगे 5417, जो लेस होगा वो आपकी कंसेशन होगी और ये आपके टोटल टैक्स में से माइनस हो जाएगी। और टैक्सेबल इनकम क्या है, टैक्सेबल इनकम से मुराद है एओपी के अलावा जिस अमाउंट पे टैक्स लगा है उसे हम ऐड कर लेंगे। ओके जी, नाउ थर्ड एंड लास्ट कंसेशन इज एवरेज रिलीफ या टैक्स रिबेट। थोड़ा सा टेक्निकल है और ये पॉइंट मैक्सिमम टाइम पेपर में आ जाता है, तो इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो यहाँ पे हम ये भी डिस्कस करेंगे जो मैंने आपको बोला था कि एओपी की वजह से क्वेश्चन में 3 चेंजेस आती हैं। 2 चेंजेस हम पढ़ चुके हैं, हमने एओपी को ऐड किया था और हमने फार्मूला भी लगाया था। थर्ड चेंज हम लोग इस कंसेशन के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। ओके, हर कंसेशन की कोई ना कोई रीजन होती है। जैसे फर्स्ट कंसेशन की रीजन थी कि टीचर है या रिसर्चर है तो उसको कंसेशन दे दी गई। सेकंड कंसेशन की रीजन थी कि इसके पास फॉरेन इनकम है और जो डबल टैक्स पे कर रहा है फॉरेन कंट्री में भी यहाँ भी, इसलिए इसे कंसेशन दे दें। तो थर्ड कंसेशन की भी कुछ रीजंस हैं। ये रीजंस चूंकि ज्यादा है इसलिए मैंने इनको अलग से आपसे डिस्कस कर रहा हूं। फर्स्ट रीजन है आपने डोनेशन पे की है, डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। अगर आप ये डोनेशन कैश में देंगे तो फिर आपको ये कंसेशन नहीं मिलेगी, तो ये डोनेशन आपने क्रॉस चेक की सूरत में देनी है। इससे पहले भी हमने डोनेशन पढ़ी थी, वो था डोनेशन अंडर क्लास 61 स्केड्यूल 2, और ये डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लें, जिसके साथ डोनेशन अंडर क्लास 61 स्केड्यूल 2 आएगा उसे आप टोटल इनकम में से लेस करेंगे ज़कात की तरह, जैसे कि हमने टैक्सेबल इनकम की डेफिनेशन में डिस्कस किया। और अगर क्लास 61 स्केड्यूल 2 नहीं है तो फिर वो डोनेशन आपकी कंसेशन में आएगी। मैं यहाँ पे साथ इसकी अमाउंट सपोज कर रहा हूँ, ये अज्यूम की हमने अमाउंट कि आपने डोनेशन दी है जी 10,000। इसके बाद अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है इन पब्लिक कंपनी शेयर्स, या आपने स्कूक परचेज किया, इस्लामिक बॉन्ड को स्कूक कहा जाता है, या आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, ये मैंने सपोज किया 15,000, तो इस पे भी आपको एवरेज रिलीफ या टैक्स रिबेट आप कैलकुलेट कर सकते हो, इस पे भी आपको टैक्स में कंसेशन मिलती है। इसके अलावा अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया इन हेल्थ इंश्योरेंस तो भी आपको टैक्स में कंसेशन मिलती है। यहाँ पे मैं ये सपोज कर रहा हूं कि हमारे पास ये इंश्योरेंस नहीं है, हमने कोई इंश्योरेंस नहीं करवाई। ओके, तो इसलिए ये हम सपोज कर रहे हैं कि अमाउंट यहाँ पे नहीं है। एंड नंबर 4 इज कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव पेंशन फंड। अगर आपने किसी किस्म के पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट किया है तो उस पर भी आपको कंसेशन मिलेगी, उसे भी यहाँ पे लिख लें। मैंने सपोज किया कि ये 5,000 है, तो ये अमाउंट्स मैंने सपोज की हैं। अगर आपको पेपर में जितनी भी अमाउंट्स दी होंगी इनमें से आप इन सबको ऐड कर लेंगे, यानी कि ये चारों अमाउंट्स हो। जैसे मैंने यहाँ सपोज किया कि मुझे 3 अमाउंट्स गिवन है, आपको 2 अमाउंट्स भी हो सकती हैं, 1 अमाउंट भी गिवन हो सकती है, तो इन्हें आप ऐड कर लेंगे। तो ऐड करके आपके पास आंसर आएगा 30,000। इसका हम नाम रखेंगे अमाउंट फॉर एवरेज रिलीफ, कि ये वो अमाउंट है जिस पे हमने टैक्स पे कंसेशन देनी है। दोबारा सुन लें, एवरेज रिलीफ या टैक्स रिबेट किन किन पेमेंट्स पे आपको मिलेगा। मैंने आपको बोला हर कंसेशन की कोई ना कोई रीजन होती है, तो इस कंसेशन की ये 4 रीजंस हैं कि अगर ये 4 बातें हो या इसमें से कोई एक बात भी हो तो आपने ये थर्ड कंसेशन कैलकुलेट कर लेनी है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपकी गिवन अमाउंट है आप उसी को ऐड करके आगे जाके फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इसकी कुछ कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन करने के बाद ही आप इसको फॉर्मूले में पुट करते हो, लेकिन आपके पेपर के हवाले से आप इन अमाउंट्स को डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं। ओके, तो ये कैलकुलेशन यहाँ पे मैं शो कर देता हूं कि अगर डोनेशन की अमाउंट आपने लिखनी है तो किस तरीके से लिखी जाएगी। एक्चुअल अमाउंट मतलब जो मैंने 10,000 सपोज किया,
या 30% लेंगे टैक्सेबल इनकम का, विच एवर इज लेस, और आपकी एक्चुअल अमाउंट या आपकी गिवन अमाउंट ही लेस होगी, इसलिए मैंने उसी को यहाँ पे लिख दिया। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक कंपनी शेयर, स्कूल या लाइफ इंश्योरेंस की सूरत में गिवन अमाउंट या एक्चुअल अमाउंट या ₹20 लाख या 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम विच एवर इज लेस, जो इन तीनों में लेस अमाउंट होगी उसे लिखेंगे, और आपकी गिवन या एक्चुअल अमाउंट ही लेस होगी, इसलिए आपको इस कैलकुलेशन में पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ लिख दीजिएगा। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस में भी गिवन अमाउंट या एक्चुअल अमाउंट या ₹1,50,000 और 5% ऑफ टैक्सेबल इनकम विच एवर इज लेस। अगेन आपकी गिवन अमाउंट ही लेस आएगी। यहाँ पे हमने सपोज किया कि हमने हेल्थ इंश्योरेंस करवाई नहीं, इसलिए हमने इसकी कोई अमाउंट यहाँ पे सपोज नहीं की हुई। उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव पेंशन फंड, इसमें भी गिवन अमाउंट या एक्चुअल अमाउंट और ₹20% ऑफ टैक्सेबल इनकम विच एवर इज लेस, और अगेन इसमें भी आपकी गिवन अमाउंट ही लेस होगी, तो आप इस कैलकुलेशन को लिख दें लेकिन इसको वर्किंग में शामिल ना करें। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो अमाउंट आपको गिवन होगी वही आपकी लेस होगी, तो इनको ऐड करेंगे तो आपके पास 30,000 आ जाएगा। ये वो रकम है जिसपे आपको कंसेशन दी जाएगी। कंसेशन कैसे होगी, वो फार्मूले के जरिए है। तो देखिएगा, ये लास्ट जो सेकंड कंसेशन के बाद हमारे पास आंसर आया था 41,333, इसको लिख लिया, और उसके बाद फार्मूला वही टैक्स पेएबल डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम इनटू अमाउंट फॉर एवरेज रिलीफ। अगर आप नोट करें सेकंड कंसेशन में भी हमने इसी तरह का फार्मूला लगाया था, टैक्स पेएबल डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम इनटू फॉरेन इनकम किया था, क्योंकि वहां पे कंसेशन फॉरेन इनकम पे मिल रही थी तो मल्टीप्लाई फॉरेन इनकम से कर दिया। यहाँ पे कंसेशन अमाउंट फॉर एवरेज रिलीफ पे मिल रही है, जो अभी हमने 30,000 कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी अमाउंट फॉर एवरेज रिलीफ से करेंगे। नाउ यहाँ पे दो तरीके आप यूज कर सकते हैं, दोनों एट अ टाइम यूज नहीं होंगे। आप ये देखेंगे कि आपको क्वेश्चन में एओपी गिवन है या आपको क्वेश्चन में एओपी नहीं गिवन। आपको याद होगा हमने कहा था एओपी की वजह से 3 चेंजेस आती हैं। नंबर 1 ऐड करते हैं, हम ऐड कर चुके हैं, उसके बाद हमने फार्मूला भी लगाया, और तीसरा चेंज क्या है, थर्ड कंसेशन का फार्मूला चेंज होता है। तो अब हम दोनों रेफरेंस से इस कंसेशन को पढ़ेंगे कि अगर क्वेश्चन में एओपी गिवन हो तो कैसे फार्मूले की कैलकुलेशन करेंगे, और अगर एओपी गिवन ना हो तो फिर किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले सपोज करते हैं कि क्वेश्चन में एओपी गिवन नहीं है, तो ये दो चीजें आपके सामने आ गई, इफ एओपी इज नॉट गिवन एंड इफ एओपी इज गिवन। तो फर्स्ट ब्लॉक में देखिएगा, अगर एओपी नहीं गिवन तो ये बिल्कुल उसी तरीके की कैलकुलेशन है जिस तरीके से हमने सेकंड कैलकुलेशन में फार्मूला लगाया था कि टैक्स पेएबल जो आपके पास लास्ट आंसर आया, टैक्सेबल इनकम वही जो 16 लाख से हमने डिवाइड किया, और अमाउंट फॉर एवरेज रिलीफ आपको जो पॉइंट्स दिए हुए थे एवरेज रिलीफ के 4 हमने उनको ऐड किया 30,000। देखिएगा 41,333 लास्ट आंसर डिवाइड बाय 16 लाख, वही अगेन 16 लाख से यहाँ क्या मुराद है कि आपने जिस इनकम पे टैक्स लगाया है एओपी के अलावा आपने उसको ऐड कर देना है। और ये तो फार्मूला भी तभी लग रहा है जब क्वेश्चन में एओपी नहीं है। तो 16 लाख और 16 लाख कैसे आएगा, 13 लाख प्लस 3 लाख। 13 लाख आपकी टैक्सेबल इनकम, सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज की, और 3 लाख आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। और मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट फॉर एवरेज रिलीफ 30,000 से, आपके पास आंसर आएगा 775। हम यहाँ पे इसको यूज नहीं कर रहे, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको समझाने के लिए कि अगर हमारी एग्जांपल में एओपी ना होता तो हम इस तरीके से कैलकुलेशन करते, लेकिन चूंकि हमारी एग्जांपल में एओपी गिवन है तो हमारी कैलकुलेशन जो यूज होगी वो सेकंड ब्लॉक वाली होगी, और वो क्या है जी, 45,000 डिवाइड बाय 13,50,000 इंटू 30,000। आप इसे इस तरीके से याद कर लें, क्वेश्चन में एओपी गिवन हो तो आपने जो अमाउंट फर्स्ट फार्मूले में यूज की थी वही अमाउंट्स आपने यहाँ पे यूज करनी है डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में। 45,000 डिवाइडेड बाय 13,50,000, ये आप साइड पे देख रहे हैं कि हमने यही अमाउंट्स यूज की हैं फर्स्ट फार्मूले के अंदर। जो एओपी की वजह से 3 चेंजेस आती हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं अगेन, उन चेंजेस को हमने ऐड करना है, एओपी को हमने ऐड किया, उसके बाद हमने फार्मूला लगाना है, हमने फार्मूला लगाया, और उसी फार्मूले की अमाउंट्स को बढ़े के ऊपर नीचे आपने थर्ड कंसेशन में यूज करना है। मल्टीप्लाई, जाहिर है हम एवरेज रिलीफ की कंसेशन दे रहे हैं तो हम एवरेज रिलीफ की कंसेशन वाली अमाउंट से ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर आएगा आपके पास 1000। ये 1000 हम माइनस करने जा रहे हैं क्योंकि हमारी एग्जांपल में एओपी गिवन है, तो ये 1000 हमने माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 40,333। ओके, ये 3 कंसेशंस हमने कैलकुलेट कर ली।
सीक्वेंस याद रखिएगा, पहले आप इनकम कैलकुलेट करोगे, उसके बाद उस इनकम पे आप टैक्स की कैलकुलेशन करोगे, पहले 4 हेड्स का टैक्स ऐड करेंगे, उसके बाद उसमें प्रॉपर्टी का और कैपिटल गेन का अगर कोई सेपरेट ब्लॉक का टैक्स है तो उसको ऐड करेंगे, टोटल टैक्स आ जाएगा। उस पर 3 कंसेशन देंगे, पहली टीचर या रिसर्चर की कंसेशन, दूसरी फॉरेन इनकम की कंसेशन और तीसरी एवरेज रिलीफ की कंसेशन। तीनों कंसेशन माइनस करने के बाद आपके पास नेट टैक्स आ जाएगा 40,333। लेकिन बाद दफा ऐसा होता है कि साल के दौरान हमने कोई एडवांस टैक्स पे कर दिया होता है जो कि एडजस्टेबल होता है, मतलब वो टैक्स हम अपने टोटल टैक्स में से माइनस कर सकते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में कोई एडवांस टैक्स गिवन है तो वो आप लेस करते हैं। तो देखिएगा, लेस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और टैक्स पेड इन एडवांस। जो टैक्स आपने साल के दौरान डिफरेंट ट्रांजैक्शन पे कोई एडजस्टेबल टैक्स पे किया है तो आप माइनस कर देंगे। यहाँ आपकी एग्जांपल के लिए मैंने कुछ नाम मेंशन कर दिए हैं, टैक्स डिडक्टेड ऑन सैलरी, मोटर व्हीकल, परचेज और सेल ऑफ इन प्रॉपर्टी, परचेज ऑफ एयर टिकट वगैरह। लेट्स सपोज इसमें से कोई डिफरेंट टैक्स आपको गिवन थे जो कि आपने साल के दौरान पे किए हैं, टोटल 10,000। तो ये एडवांस टैक्स आपके टोटल टैक्स में से कंसेशन माइनस करने के बाद जो आपके पास टैक्स आया उसमें से माइनस हो जाएगा और आपके पास नेट टैक्स आ जाएगा 30,333 टैक्स पेएबल विद रिटर्न। तो इस तरीके से आप कंसेशंस को कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद एडवांस टैक्स माइनस करते हैं। मैंने कोशिश की है कि सादा से और सिंपल से अल्फाज में आपको ये टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स को समझा सकूं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी बेस पे कुछ 1-2 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।